जी। सवाल नंबर 1। एबीसी का राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बी समकोण इस प्रकार है कि ए बीच है बीसी 8। तो एबीसी समकोण त्रिभुज है, ए बीच है बीसी 8। त्रिभुज एबीसी में अधिकतम क्षेत्रफल वाले स्क्वायर का परिमाप ज्ञात करें। देखो, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड ए बी 6 है और बीसी 8 सेंटीमीटर है। बोला इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बन सकता है उस स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ। पहली बात, इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये वाला बनेगा जिसमें स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल के एक वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करे। समझ में आई आपको मेरी बात? और इस स्क्वायर की जो चारों भुजाएं हैं मेरे दोस्तों बराबर होंगी। ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड को मैं ए मान लेता हूं कि माने इस वर्ग की भुजा ए है, तो सीधा कांसेप्ट है कि स्क्वायर की साइड निकालने का। भाई समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं आपको दी है ना, ए बी 6 बीसी 8। तो स्क्वायर की जो साइड होगी 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8, 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8, यानी कि 48 बटे 14। दो से काटेंगे तो ये वर्ग की भुजा आ जाएगी 24 बटे 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की साइड आ गई। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अधिकतम साइड का है ना या फिर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की जो भुजा है इस कांसेप्ट से आप निकालोगे। ये भुजा ये आपसे पूछा है वर्ग का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? साइड का 4 गुना। स्क्वायर में 4 भुजाएं होती है, इसका 4 गुना करेंगे तो 24 चौका 96 बटे 7 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों को कि बच्चों को कांसेप्ट ही नहीं पता होता। cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहले एक ही में कन्वर्ट करो। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? या तो साइन को cos में बदलो या cos को साइन में। मैं cos को लिख सकता हूं। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और ये प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया मेरे प्यारे भाई। देखो एक बात आपको जाननी चाहिए कि sin थीटा जो होता है उसका मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में। लेकिन sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। साइन थीटा का मान -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, कुछ भी। ये रेंज साइन थीटा की है। लेकिन अगर आप साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो साइन स्क्वायर का भी हो नहीं सकता। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अगर मैं यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहूं तो साइन स्क्वायर थीटा देखो 3 तो फिक्स है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो 2 गुणा 0 0 0 में 3 जोड़ेंगे 3, मिनिमम वैल्यू 3 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ? मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 × 2 2 2 + 3 5। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, इनका बीच का डिफरेंस 2 है। 2 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 2। आसान सी बात है, आगे चलेंगे। पी संख्या में पुरुष किसी काम को क्यों दिन में कर सकते हैं? पी मैन किसी काम को क्यों दिन में कर सकते हैं? यदि 50% अधिक आदमी होते तो काम 12 दिन पहले समाप्त हो गया होता। क्यों का मान क्या है? देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा कि आप जानते हैं टोटल वर्क बराबर कुल कार्य बराबर मैन इंटू डेज, आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या। सवाल में यह कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ो पूरी ताकत से, कि पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में पूरा कर सकते हैं। पी आदमी काम कर सकते हैं क्यों दिन में पूरा। अगर 50% अधिक आदमी होते, अगर 50% अधिक आदमी होते, 50% मतलब 1/2, तो काम 12 दिन पहले हो गया होता। क्यों का मान बताए? देखो टोटल वर्क तो सेम रहने वाला है, टोटल वर्क तो नहीं चेंज कर रहे। आपने पढ़ा है दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर 50% अधिक आदमी होते 1/2, यानी कि आदमी अगर 2 से 3 हो जाते तो दोनों की संख्या रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगी 3 से 2। यानी कि अगर पहले 3 में काम पूरा होता था तो काम पूरा होगा 2 में, यानी कि काम 3 की बजाय 2 यूनिट टाइम में पूरा होगा, 1 यूनिट समय कम लगेगा। सवाल के अनुसार काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे, तो 1 की वैल्यू जो है वो 12 दिन आपको दी है। तो काम कितने समय में पूरा होता था? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू आ जाएगी 36 दिन, यानी कि ओरिजिनली वो काम 36 दिन में पूरा होता था। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 36 दिन। ठीक है ना, रेशियो से जल्दी कर सकते हैं, बनाएं। बोला सबसे बड़ा के का मान क्या होगा जिसके लिए 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस के बराबर 0 के रूट्स रियल हैं। के की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है जो इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं? देखो किसी इक्वेशन के रूट्स रियल तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तभी आएंगे। किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स तभी होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, यानी कि मेरे दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट की जो ये जो b स्क्वायर जो है वो 4ac से या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब यहां b की वैल्यू क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर 16। a क्या है? a होता है जी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, और कांस्टेंट क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पे कांस्टेंट है k, तो 4 दूनी 8, 8 से 16 2 बार कट जाएगा है भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों k का मान या तो 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। k का मान या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से छोटा होगा। तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? k का अधिकतम मान पूछा है ना, k का अधिकतम मान आ जाएगा 2। k का मान मेरे दोस्तों या तो 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है? k की वैल्यू 2 हो सकती है। तो ये देखो कांसेप्ट है, जब तक आपको कांसेप्ट नहीं पता होगा सवाल कर ही नहीं सकते मेरे दोस्तों। आगे संख्या 225 की पावर 40 के 100वें स्थान पर कौन संख्या है? व्हाट द डिजिट एट 100 प्लेस ऑफ नंबर 225 की पावर 40। ये सवाल कुछ दमदार आया। देखो जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मैंने लिख दिया 59372, ये क्या होता है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये क्या होता है? टेंस डिजिट, दहाई अंक। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? 100 प्लेस डिजिट, सैकड़े अंक। ये क्या होता है? 1000 प्लेस डिजिट, 1000वें स्थान का अंक, 1000 प्लेस डिजिट। तो आपसे यही पूछा है कि 100वें स्थान पर 100 प्लेस पर क्या आएगा। आपसे ये वाली जो है वैल्यू पूछी है कि भाई राइट साइड से जो तीसरे नंबर पे जो अंक आएगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बताओ कैसे निकालें, ये कैसे निकालें? देखो मेरे दोस्तों एक बात और जानो, जैसे मैंने आपके सामने फिर से यही नंबर ले लिया 59372, मुझे 100 प्लेस डिजिट निकालना है, ये वाला। देखो अगर आप किसी भी संख्या को 10 से भाग दोगे 10 से तो यूनिट डिजिट बचेगा शेषफल। 100 से भाग दोगे 100 से तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। अगर आप किसी भी संख्या को 1000 से भाग देते हैं, 1000 से किसी भी संख्या को 1000 से भाग देते हैं, तो उस संख्या के जो लास्ट 3 अंक है वो रिमाइंडर आएगा। इसको 1000 से भाग दो तो रिमाइंडर आएगा 372। अगर आप किसी भी संख्या को 1000 से भाग देंगे तो उस संख्या के जो अंतिम 3 अंक हैं
जो लास्ट के 3 अंक है वो रिमाइंडर आएगा, और इन अंतिम 3 अंक में मेरे दोस्तों ये वाला जो होगा ये 100 प्लेस डिजिट होगा, ये 100वें स्थान का अंक होगा। तो मुझे यही निकालना था। एक्चुअली सवाल में करना क्या है, इस 225 की पावर 40 को 100 प्लेस डिजिट निकालना है, तो इसको 1000 से भाग दीजिए, इसको 1000 से भाग दीजिए, 1000 से। 1000 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वहां से आंसर निकलेगा। 225 की पावर 40 को बताएं। देखो 1000 में 25 से कटता है, 5 से भी कटता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 225 गुणा 225 गुणा 225 की पावर 38 बटे 1000 बटे 1000, ये हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। पावर 40 को ब्रेक कर दिया, 38 39 40 में फायदा क्या हुआ, देखो 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 9 बार, 25 से कटेगा 40 बार, तो मैंने 25 से काटा, लेकिन 5 से फिर कट रहा है, 5 से काटेंगे 45 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, है ना। 25 225 5 चौक 20, ठीक है भाई। यानी कि मैंने 25 से काटा फिर 5 से काटा, यानी कि मैंने ऊपर नीचे 125 से काटा, मैंने ऊपर नीचे 125 से काट लिया, 125 से डिवाइड कर लिया, है ना। तो ऊपर हो गया जी 9 गुणा 45, नीचे हो गया जी 8, लिख लेता हूं मैं, शॉर्ट करके लिख लेता हूं। तो ऊपर हो गया मेरे दोस्तों ये 9 गुणा 45, 9 गुणा 45 और नीचे हो गया जी बटे ये 8। अब मुझे भाग देना है अलग अलग। देखो 9 को 8 से भाग देंगे, एक शेषफल आएगा, एक। 45 को 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, 5 शेषफल आएगा। 225 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 6 8 बटे 64, एक शेषफल आएगा। जब 225 को 8 से भाग देते हैं तो एक रिमाइंडर आएगा, और एक की पावर 38 करो, एक की कितनी भी पावर करो, एक आएगा। बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 एकम 5, तो रिमाइंडर 5 आया मेरे प्यारे भाई। क्या ये सही रिमाइंडर आया है? नहीं बेटे, जो उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा, जिससे भाग किया है वो लौटाना पड़ेगा। हमने सवाल को आसान करने के लिए ऊपर नीचे 125 से काटा था, पहले 25 से फिर 5 से, 25 पंजे 125 से काट लिया, तो हमें वापस 125 से गुणा करनी होगी। ये करेक्ट रिमाइंडर आएगा 625, 625। यानी कि 225 की पावर 40 को जब 1000 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल 625 आता है। यानी कि इसका जो इकाई अंक है वो 5 है, दहाई अंक 2 है, और जो यहां पे 100 प्लेस डिजिट होगा इकाई अंक 1 है, 10 डिजिट 2 है, और जो 100 प्लेस डिजिट है वो कितना आएगा 6, और 6 इस सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन भाई, जबरदस्त सवाल था ये, ठीक है। ऐसे सवाल एसएससी को भी पूछना चाहिए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, ये बताओ सवाल नंबर 6, देखते हैं कौन करेगा। x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 300 y की पावर 4। अच्छा, मुझे इनका HCF निकालना है। 3 पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। इनका HCF निकालना, HCF मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके गुणनखंड करना मुश्किल है, इसके भी मुश्किल है, सबसे ज्यादा आसान ये है, तो इसी पे ध्यान देते हैं भाई। इसका फैक्टर ये फॉर्मूला बन गया ना, एक्स क्यूब माइनस 125 y क्यूब, 5 y का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसके यही दो गुणनखंड होंगे, आगे नहीं हो सकते, इसके यही दो फैक्टर होंगे, इस संख्या के, इस पॉलिनोमियल के यही दो फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि इनका HCF या तो ये आएगा या ये आएगा, या एक आएगा। देखो ये तो आने से रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 25y स्क्वायर होगा, सॉरी 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर आएगा। क्या इसका फैक्टर है ये? देखो इसका ये फैक्टर कतई नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूं तो x की पावर 4 होगा, लेकिन माइनस है दोनों जगह, यहां तो प्लस है, यानी कि इसका गुणनखंड ये वाली चीज नहीं है, तो ये भी HCF नहीं आएगा। देखो HCF या तो फिर ये बचना चाहिए x माइनस 5y, या तो x माइनस 5y इन तीनों का फैक्टर बनना चाहिए, और x माइनस 5y अगर तीनों का फैक्टर नहीं बना तो फिर HCF 1 होना चाहिए। या तो x माइनस 5y इसका तो गुणनखंड है, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, तीनों का होना चाहिए, और तीनों का गुणनखंड नहीं है तो HCF फिर 1 हो जाएगा। तो चेक करना पड़ेगा। देखो इनका गुणनखंड करना मुश्किल है, मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या x माइनस 5y इसका फैक्टर है, क्या x माइनस 5y इन दोनों का फैक्टर है, ये चेक कर लेता हूं, और उसके लिए मैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। क्या x माइनस 5y इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? वो कैसे निकालते हैं? x माइनस 5y को 0 के बराबर पुट करो, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू 5y आएगी। अभी x की वैल्यू 5y यहां रख दो, अगर x की वैल्यू 5y यहां रखेंगे तो 5 की पावर 4 625y की पावर 4, x की जगह 5y रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 13 325, 325y की पावर 4 माइनस 300y की पावर 4, तो माइनस का 325 माइनस का 300 माइनस 625y की पावर 4 प्लस 625y की पावर 4 जीरो आ गया, जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि x बराबर x माइनस 5y इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, यहां देखते हैं क्या x माइनस 5y इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यही तरीका होता है, अगर हमें पता करना है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, बराबर 0 पुट करो, x की वैल्यू 5y आ गई, वैल्यू यहां रखो, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। x बराबर 5 यहां रखेंगे तो 5 का क्यूब 125y क्यूब, x की जगह 5y रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 100 क्यूब 100y क्यूब, x की जगह 5y रखेंगे तो 5 चौक 20 20y क्यूब माइनस 5y क्यूब, तो 100 20 120 और 5 125 125y क्यूब माइनस 125y क्यूब, ये भी कट के 0 आ गया। यानी कि x माइनस 5y इसका भी फैक्टर है, इन दोनों का भी है, तो x माइनस 5y ही HCF बनना चाहिए, पहला ऑप्शन आंसर। मुश्किल सवाल था मेरे दोस्तों ये, मुश्किल, ठीक है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 नंबर सिस्टम से लग रहा है, बोला है यदि n एक पॉजिटिव नंबर है तो n के विभिन्न मानों के लिए 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n प्लस 9 की पावर n प्लस 11 की पावर n को 10 से डिवाइड करने पर
प्राप्त सभी परिणामों का योग क्या है? इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर, यदि n पॉजिटिव नंबर है तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इस संख्या को 10 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ सकते हैं उन सभी वैल्यूज का सम क्या है? भाई n की वैल्यू, n एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर तो बहुत सारे हैं, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए इस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेंगे, जितने भी रिमाइंडर आ सकते हैं उन सबकी वैल्यूज का सम बताना है। अभी मैंने समझा, किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर क्या आता है? उस संख्या का यूनिट डिजिट। हम भाग 10 से दे रहे हैं तो ये सवाल है चोमू, चोमू सवाल मतलब, यानी कि मुझे ये पता लगाना है कि यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या क्या बन सकता है। जैसे आप 53 लो, 53 को 10 से भाग दो, क्या आता है बेटा? 3 रिमाइंडर आता है। 3 क्या है? 53 के इकाई का अंक है 3। तो जो इस संख्या का यूनिट डिजिट बन सकता है वही 10 से भाग करने पर शेषफल भी बचेगा। अब देखो, हम ये बात जानते हैं कि 4 की पावर n, देखो 6 की पावर n न्यूट्रल है, 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, 1 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। बदलता है खेल 4 और 9 में, और 4 9 भी स्पेशल है, 4 9 भी स्पेशल है। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो 4 की पावर n का यूनिट डिजिट 4 आएगा और 9 की पावर n का यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 9 आएगा। लेकिन अगर n इवन है, इवन नंबर है, तो 4 की पावर n, 4 की कोई भी पावर इवन नंबर चलाए, 4 की पावर 2 करो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। और 9 की पावर अगर n है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा? 1। 9 का स्क्वायर 81, 1। तो अगर मैं n का मान ऑड लेता हूं, अगर मैं n का मान ऑड लेता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा? 4। और n की 9 की पावर n का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। तो ये आ जाएगा बेटा 6 4 10 और 10 20, 20 मतलब 0, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं n का मान इवन लेता हूं तो यूनिट क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर 6, 6 की कितनी पावर करो 6 ही रहेगा। 9 की पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। तो 6 6 12 13 14 यानी कि 4। मैं केवल यूनिट डिजिट देख रहा हूं, यानी कि अगर मैं इस संख्या को 10 से भाग करूंगा तो दो ही यूनिट डिजिट आएंगे, या तो 0 आएगा या 4 आएगा। तो 10 से भाग करने पर दो ही रिमाइंडर बनेंगे, 0 और 4, और इनकी वैल्यू का सम कितना होगा? इन वैल्यूज का सम 4 आएगा। बेहतरीन सवाल है। 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है, 5 की कितनी भी पावर चाहो यूनिट डिजिट 5 ही रहता है, 0 की कितनी पावर करो 0 ही रहता है ना। तो ये स्पेशल चीज है, 0 1 5 6। अच्छा सवाल था, टेक्निकल बनाया गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 8। सवाल लग रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। दो ट्रेन ए और बी एक दिन सुबह 7 बजे और 7:50 दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होती हैं और ट्रेन 80 और 100 की स्पीड से चलती हैं। ट्रेन 80 और 100 की स्पीड से चलती हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी? दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद दोनों ट्रेन एक साथ होंगी? अच्छा देखो, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। यहां से दो ट्रेन निकली, एक ट्रेन निकली है सुबह ए 7 बजे, दूसरी ट्रेन निकली है, एक ट्रेन निकली है सुबह ए 7 बजे, दूसरी ट्रेन निकली है 7:50 पे। ट्रेन ए चल रही है 7 बजे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन भी 7:50 पे निकली है, चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दिल्ली से हैदराबाद के लिए चल रही है दोनों। यानी कि पहली ट्रेन 7 बजे से लेकर 7:50 तक अकेले चली, जो हमारी ट्रेन ए है वो 7 बजे से लेकर 7:50 तक अकेले चली, 50 मिनट अकेले चली। आप बोलोगे हाँ सर 50 मिनट अकेले चली, तो 50 मिनट में कितनी चली होगी? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट, 7 बजे से लेकर 7:50 तक 50 मिनट होता है। 50 मिनट का मतलब होता है 50/60 आवर, 0 से 0 कट जाएगा, 400/6, 80 पंजे 400/6, 200/3 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन ए 7 बजे से 7 बजे तक 200/3 किलोमीटर अकेले चली और चलकर यहां पहुंच गई बेटा, यहां पहुंच गई, चल रही है, भी रुकी नहीं, 80 की स्पीड से अब भी चल रही है। कहानी में दिखा रहा हूं ये 7:50 की, जैसे ही 7:50 हुए अब यहां दिल्ली से दूसरी ट्रेन भी चल दी, भी दूसरी ट्रेन भी चल दी यहां भी, कितने की स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली से हैदराबाद के लिए। तो ये पूरी फिल्मी पिक्चर है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। 7:50 का सीन ये है कि भाई ट्रेन यहां पहुंच चुकी है, दिल्ली से निकल गई, ये दिल्ली था पॉइंट, ये पॉइंट दिल्ली है मेरे दोस्तों। यहां पहुंच के 80 की स्पीड से चल रही है, अभी अब उठना शुरू हुई है, 100 की स्पीड से चल रही है। दोनों के बीच की दूरी 200/3 किलोमीटर है। पूछा है कितने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी। ये कहानी दिखाई गई है 7:50 की। अब दोनों ट्रेन चल रही हैं, दोनों ट्रेन चल रही हैं। अब ये स्लो है, ये फास्ट है, तो जाहिर सी बात है फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को पकड़ लेगी तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो भैया सपोज इस ट्रेन ने ये दूरी चली है और इस वाली ट्रेन ने ये दूरी चली है और यहां पे दोनों पकड़ी गई हैं, यहां दोनों ट्रेन मिली। 7:50 के बाद दोनों ट्रेन चलती रही, इसने ये वाली दूरी चली, इसने ये वाली दूरी चली, तो दोनों ट्रेन ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, इसके बाद सेम टाइम तक। और जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। आप मुझे बताओ, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड का रेशियो 4:5 है, 4:5 चोर पुलिस वाला सवाल की तरह बन गया, स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा, दोनों ट्रेन द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा। यानी कि अगर ए ने 4 यूनिट डिस्टेंस चली है तो बी ने कितनी डिस्टेंस चली है? 5 यूनिट, तो बी ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली? 1। अच्छा ट्रेन बी को ट्रेन ए से, ट्रेन बी को अगर ट्रेन ए को पकड़ना है, इस ट्रेन बी को अगर ट्रेन ए को पकड़ना तो ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी, ट्रेन बी को ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी पकड़ने के लिए। तो ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली? 1 यूनिट, 1 का मतलब 200/3 किलोमीटर है। बोला दोनों ट्रेन दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली? तो दोनों ट्रेन बी ने जितनी दूरी तय करी है, बी ने जितनी दूरी तय करी है तब ये दोनों ट्रेन मिली है। बी ने दूरी तय करी है 5 यूनिट, 5 की वैल्यू आएगी 1 यूनिट के लिए 200/3 है, तो 5 की वैल्यू आएगी 5 × 200, 5 × 200 1000/3 किलोमीटर।
तो 1000/3 किलोमीटर ये ट्रेन बी द्वारा चलेगी दूरी है टोटल, दिल्ली से चलेगी दूरी है, जहां दोनों मिलेंगी। डी ऑप्शन आंसर। चोर पुलिस वाला सवाल की तरह ये सवाल सॉल्व होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट निकाल के टाइम निकाल लो, फिर डिस्टेंस निकालो, वो भी तरीका है करने का, ठीक है ना। अच्छा सवाल पूछा गया है, डाटा भी अच्छा है मेरे दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? इसका मिनिमम मान क्या है? देखो ये इजी सवाल है, ये इजी सवाल है। आप कहोगे सर कैसे? ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। देखो ए स्क्वायर को ए से भाग देंगे, ए आएगा। 1 को पहले भाग देंगे, 1 को ए से भाग दोगे 1/a आएगा। 3a को ए से भाग देंगे 3 आएगा। ये है बेटा मल्टीप्लाई। बी स्क्वायर को बी से भाग देंगे, बी आएगा। 1 को बी से भाग देंगे, 1/b आएगा। 3b को बी से भाग देंगे, 3 आएगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो छुपा दिया गया था, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी। और कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट कि अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो है, तो x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 2 होती है, 2। और वो भी तब जब x का मान 1 हो, 2 होती है अगर x पॉजिटिव वैल्यू है। आप कुछ भी रखो, आप x की जगह 0.1 रखो, 0.1 प्लस 1/0.1, 1 को 0.1 से भाग देंगे, ये 10.1 हो जाएगा। आप x की जगह 3 रखो, 3 प्लस 1/3, ये भी 3.33 हो जाएगा, 2 से ज्यादा है। मिनिमम वैल्यू 2 ही आएगी। तो यहां पे आपको a और b दोनों पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो a प्लस 1/a है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 2 प्लस 3 5। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई ये जो b प्लस 1/b है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 2 प्लस 3 5। तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 प्लस 3 5 गुना 5 25 हो गया। मिनिमम वैल्यू 25 इसका आंसर था, डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, सभी बच्चे समझे होंगे। आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10, और ये सवाल स्टैटिक्स से है मेरे दोस्तों। आपको पता है कि 2 साल पहले जब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो आपके सिलेबस में भी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ऐड कर दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चंस अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एसएससी वाले बच्चों के पास ज्यादा सवाल है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए स्टैटिक्स के। यहां से मेरे दोस्तों आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने YouTube चैनल पे, गगन प्रताप मैथ्स YouTube चैनल का नाम है हमारा, उस पर कंप्लीट वीडियो डाल रखी है सांख्यिकी की 4 घंटे की, मीन मीडियन मोड सारे प्रीवियस है ना, डेविएशन पैविएशन सब समझा रखा है। किसी ने वो वीडियो देख ली है तो कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी सवाल हो, स्टैटिक्स का छूटेगा नहीं। अगर आपको स्टैटिक्स चैप्टर वीक है तो वीडियो देख लेना, 4 घंटे की वीडियो है, गगन प्रताप मैथ्स YouTube चैनल पर बनाए। निम्नलिखित डेटा पर विचार करो। विचार करेंगे, वाक्य करने बैठे हम। इस डाटा पर विचार करो, यदि 93 को 94 से बदल दिया जाए तो निम्न कथन पर विचार करें। 93 को 94 से बदल दें, 93 है, या को बदलकर 94 ले आए हम, तो क्या होगा? पहला, द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन इज 1। नई मीडियन और ओल्ड मीडियन का डिफरेंस 1 हो जाएगा। क्या ऐसा है? देखते हैं। मीडियन होता है डाटा को अरेंज करो बढ़ते क्रम में, तो जो बीचों बीच की संख्या वो मीडियन कहलाएगी। आप देखो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं। अगर 12 संख्याएं हैं तो बीच में 2 संख्याएं आएंगी, छठी और सातवीं, है ना। अच्छा इनमें सबसे छोटा कौन सा है? अगर देखो, अगर आपके पास 12 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बीच में जो 2 संख्या आएंगी छठी और सातवीं, इनका जब मैं एवरेज लूंगा ये मीडियन बनेगा। बीच में 2 संख्या आएंगी छठी और सातवीं, इनका एवरेज लेना है, तो मुझे बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, और मुझे छठी सातवीं संख्या की जरूरत है। सबसे छोटा 41, फिर उसके बाद आ गया नहीं, सबसे छोटा 36 है, सबसे छोटा 36 पहली संख्या, और उसके मैं लिखूंगा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करूं 36 लिखने में। फिर दूसरा 41, फिर तीसरा 43, तीसरे के बाद चौथा आएगा जी आपका यहाँ पे 43 के बाद 61, फिर पांचवा 61 के बाद आएगा जी आपका 71, फिर छठा नंबर इंपॉर्टेंट है, फिर 71 के बाद आएगा जी आपका यहां पे 93 93, और 93 के बाद आ जाएगा जी 95। यानी कि ये, और आगे कुछ भी है मुझे मतलब नहीं, ये 6th नंबर और 7th नंबर है। अगर 12वीं संख्याएं हैं, अगर 12 संख्याएं हैं टोटल, मैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखूं तो छठा नंबर आएगा, 7वां नंबर आएगा, और इनका जो एवरेज होगा वो होगा 94, और ये मीडियन होगा। इनके बीच में जो नंबर होगा वो 94 होगा, मीडियन ये मीडियन आएगा। सवाल में बोला है कि अगर 93 को 94 से बदल दें, अगर इस 93 को 94 से बदल दें तो अब 94 95 का हो जाएगा जी एवरेज 94.5, तो नई मीडियन हो जाएगी 94.5, 94 95 के बीच 94.5, तो मीडियन 94 से बढ़ के 94.5 हो जाएगी, आधा बढ़ जाएगी। तो नई मीडियन और ओल्ड मीडियन का डिफरेंस आधा होगा, ना कि एक ही। गलत है, ये गलत है बेटा। यानी कि सवाल का जो है ए ऑप्शन एकदम गलत है, ये नहीं है बात। न्यू मीडियन ओल्ड मीडियन का डिफरेंस 0.5 होगा। आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन इज लेस देन 0.1। मीन क्या होता है? माध्य। नए माध्य और पुराने माध्य के बीच का अंतर 0.1 से कम है। देखो 12 संख्या, अगर 12 संख्याओं का मुझे मीन निकालना है तो इन सबको जोड़ो, जोड़ के 12 से भाग दो, मीन आएगा। लेकिन मीन निकालने की जरूरत नहीं है, हमको यह देखना है कि नए मीन और पुराने मीन के बीच डिफरेंस क्या है। आप एक बात बताओ, हमने 93 को 94 बना दिया, तो हमने यानी कि 1 बढ़ा दी, संख्या कितनी बढ़ा दी? 1। 93 को 94 बढ़ा दिया, टोटल कितना बढ़ा है? सम कितना बढ़ जाएगा? इन सभी संख्याओं का टोटल 1 बढ़ जाएगा। लेकिन संख्या गिनी मैंने तो 12 निकली। अगर संख्या 12 निकलेंगी भाई, सम कितना बढ़ा? 1। संख्याएं 12 है तो एवरेज यानी कि मीन कितना बढ़ जाएगा? 1/12। और 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 0.0 भाई 0, ठीक है, दशमलव लगा 0 आएंगे, फिर 0 12 96 0.08333, यानी कि मीन जो है वो लगभग 1/12 जो है आपका मीन जो है 1/12 बढ़ जाएगा, अप्रॉक्स 0.083 बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, जो कि क्या है? 0.1 से कम है। 0.1 से जाहिर सी बात है कम वैल्यू है, यानी कि नए मीन और पुराने मीन का डिफरेंस 0.1 से कम है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। 1/12 0.1 से कम होता है, क्योंकि 1/10 होता है 0.1। ये दूसरी बात सही है। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड एंड ओल्ड मोड इज 0। नए मोड और ओल्ड मोड के बीच 0 है। नया बहुलक और पुराने बहुलक का अंतर 0। बहुलक क्या होता है? मोड क्या होता है? किसी भी डाटा में जो संख्या सबसे ज्यादा आती है उस डाटा का मोड कहलाती है।
यहां हर नंबर एक एक बार ही आ रहा है सिवाय 110 के, 110 के। यानी कि मेरे दोस्तों इस डाटा का जो मोड है 110 है। अगर मैं 93 को 94 भी बना दूंगा, 93 को 94 भी बना दूंगा, तब भी 110 ही दो बार रहेगा, कोई भी नंबर दो बार तो रिपीट नहीं हुआ। अगर मैं 93 को 94 बना दूंगा तो भी मोड 110 ही रहेगा, यानी कि नए मोड और पुराने मोड का डिफरेंस 0 ही रहेगा। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि यहां पर बी और सी ओनली करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसका उत्तर है, बी और सी ओनली। दिस इज वेरी 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 क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10। अब यहां से मेरे दोस्तों मैं थोड़े से भयंकर लेवल के क्वेश्चंस को लेने वाला हूं यहां से, हैं जी। और ये वो क्वेश्चन है जो सीडीएस के पेपर को सीडीएस बनाते हैं। ठीक है भाई साहब, एक ही सवाल में मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ज्यादातर सवाल एडवांस मैथ के हैं, क्योंकि सीडीएस में एडवांस मैथ का ही वेटेज ज्यादा है। 100 में से ये समझो कि 20 25 30 नंबर के तो आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन आती है, 25 30 नंबर का ज्योमेट्री अलजेब्रा आता है, तो 55 से 60 नंबर केवल आपका एडवांस मैथ आता है। ठीक है ना, चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो। ये मेरे दोस्तों आपके सामने स्टेटमेंट है, इस पे दो क्वेश्चन बनाएंगे, 11 और 12। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलो इन ए पाई डायग्राम। एक पाई डायग्राम है जिसकी रेडियस 7 है। द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर आर इन द रेशियो 2 3 7 5 1। जो सेंट्रल एंगल है सेक्टर के वो 2 3 7 5 1 के रेशियो में। पी स्मॉलेस्ट सेक्टर का एरिया है, क्यों लार्जेस्ट सेक्टर का एरिया है, तो पी प्लस क्यों क्या है। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जैसे ये एक सेक्टर है, सेक्टर मतलब एक डाटा का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, ये सेक्टर है, इसका सेंटर है, सेंटर है। अब इसमें मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सेंट्रल एंगल जो बना रहे हैं सेक्टर 2 3 7 5 1 के रेशियो में है। यानी कि मेरे दोस्तों एक तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 7, ये हो जाएगा, ऐसे ले लेते हैं, एक ये हटा हटा हटा, हाँ ये सेंटर है सपोज, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2, ये 3, ये 7, ये 5 और ये 1। ठीक है, डायग्राम की वैसे कोई जरूरत नहीं, आप समझो कि सेंट्रल जो एंगल बना है 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 1 है। इस सेक्टर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। सेंटर पे जो एंगल बने उनका रेशियो दिया है। बोला स्मॉलेस्ट सेक्टर पी इज द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेक्टर का एरिया पी है और लार्जेस्ट सेक्टर ये वाला होगा क्योंकि सबसे बड़ा सेंट्रल एंगल है, क्यों है, पी प्लस क्यू बताना है। देखो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। इस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये बात आपको जानने की, थीटा बाई 360 डिग्री क्या होता है। थीटा बाई 360 डिग्री का मतलब है कि जो सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, ये थीटा बाई 60 डिग्री का 360 डिग्री का मतलब है। भाई पूरा जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। सर्कल जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से हम जितना पार्ट लेंगे वो ऊपर रखा जाएगा। जैसे भी हम एक सेक्टर लेते हैं, ये 120 डिग्री का कौन बनाता है, ये पूरे सर्कल का कितना 1/3 है, 120 डिग्री बटे 360 पूरे सर्कल का 1/3 है। तो थीटा बाई 360 डिग्री में जरूरी कि थीटा का मान पता हो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। अगर यहां पे सर्कल की रेडियस 7 है तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है 154। मुझे इन दोनों के एरिया का सम निकालना है, मुझे पी प्लस क्यू निकालना है। तो पी प्लस क्यू टोटल, पी प्लस क्यू टोटल कितना सेंट्रल एंगल बना रहे हैं 1 और 7 8, 1 और 7 8। पी और क्यू टोटल कितना एंगल बना रहे 8। आउट ऑफ टोटल, टोटल सेंट्रल एंगल कितना 1 2 3 3 6 7 13 5 18 बटे 18। टोटल सेंट्रल एंगल 18 है, 5 1 6 2 8 3 11 7 18। 18 में से पी और क्यू का जो सेक्टर सेंट्रल एंगल है वो 8 है, तो मुझे ये करना है। पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 आएगा। ये कैलकुलेशन मुझे यहां से करनी है। ठीक है बेटे, 2 से चला जाएगा, ये 4 बार 2 से चला जाएगा, 9 बार 154 चौका 616 बटे 9, 616 बटे 9। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ये आ जाएगा। मजा आया सवाल करके, आगे चलेंगे। ये देखो फिर से, पी इज द पेरीमीटर ऑफ, सेम सवाल है भैया, पी इज द पेरीमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट सेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p। पी जो है स्मॉलेस्ट सेक्टर का पेरीमीटर है तो 9p बताओ। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे चित्र बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कोई सेक्टर लेते भी हैं, ये जैसे मैंने सेक्टर ले लिया, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यहां पे जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस 7 है तो ये रेडियस 7 हो गई। ठीक है बेटा, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा सेक्टर के आर्क कितना है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है 4 ओर की बाउंड्री, तो मुझे सेक्टर के आर्क निकालना होगा। सेक्टर के आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। सेक्टर के आर्क का फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ, बोला है पी सबसे छोटे त्रिज्यखंड का परिमाप है। सबसे जो छोटा सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल 1 है। सबसे जो छोटा सेक्टर है उस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे भाई, उस सेंट्रल एंगल 1 है। सेंट्रल एंगल का मतलब है किसी सेक्टर द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण 1 है। टोटल सेक्टर एंगल कितना है मेरे दोस्तों 18। तो बेटे यहां पे सर्कल की रेडियस क्या बोली है 7, तो 2 पाई आर कितना आ जाएगा 44। 2 पाई आर 44 आ जाएगा। 44 आप बोलोगे हाँ जी सर 44। सुनते रहिएगा मेरी बात को, 2 पाई आर कितना आ जाएगा 44। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर 154 होता है, 2 पाई आर होता है मेरे दोस्तों 44, सर्कमफरेंस 44 होती है। थीटा बाई 360 डिग्री का आएगा। जो सबसे छोटा सेक्टर है, ये जो सबसे छोटा सेक्टर है पूरे का 1/18, 2 3 6 7 13 6 7 13 2 3 5 5 7 12 और 6 18, 1/18। तो ये इस आर्क की लंबाई आ गई, ये इस आर्क की लंबाई आ गई L, इस चाप की लंबाई आ गई। ठीक है बेटे, अब इसमें दोनों रेडियस जोड़नी पड़ेंगी, 7 और 7 14। इसमें मैंने दोनों रेडियस जोड़ दी है +14। दोनों रेडियस को मुझे जोड़ना भी पड़ेगा +14 है। तो मेरे दोस्तों ये आ गया भाई साहब आपका सेक्टर का पेरीमीटर, यानी कि पी। इस सेक्टर का पेरीमीटर आ गया पी।
सबसे छोटे सेक्टर का पेरीमीटर। आपसे पी ना पूछ के इसका 9 गुना पूछा, इसका 9 टाइम्स आपसे पूछा 9 पी, तो भाई इसको 9 से गुणा कर देंगे। इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 18 दो बार जाएगा, 2 से 44 22 बार, और 14 की 9 में गुणा करेंगे 126, तो कितना आएगा 148। 6 2 8 12 तो 14, 148 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 148। सवाल हो तो ऐसा, वरना फिर सवाल ना ही हो तो बढ़िया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। और बेटे अगले सवाल पर भी आपको यहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगले सवाल पर भी, ठीक है। बनाओ। अगले 2 आइटम के लिए सवाल दिख नहीं रहा आपको, मैं इधर थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये बड़ा हो जाए भाई, ये चाहे थोड़ा छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर देते हैं इसे जी। अगले 2 आइटम के लिए निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। नेक्स्ट 2 सवाल इसी पर बेस्ड हैं। अरे मान जा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगले 2 आइटम के लिए निम्नलिखित विचार करें। मान लीजिए 2 समांतर रेखाएं PQ बराबर 5 RS बराबर 3 है। 2 समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, PQ 5 है RS 3 है, PQ 5 है RS 3 है, ठीक। एक क्षैतिज रेखा AB पर लंबवत है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों जो लाइन है, सॉरी, ये दोनों लाइन AB पर परपेंडिकुलर होने की वजह से ये पैरेलल हो गई हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, PQ और QR का इंटरसेक्शन पॉइंट M में, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमने P से S को मिलाया, Q से R को मिलाया, यहां से PS और QR का इंटरसेक्शन पॉइंट M है। MN परपेंडिकुलर डाला गया, MN भी परपेंडिकुलर डाला गया AB पे, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो आपसे पूछा है MN की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN, आपसे यहां पर MN की लंबाई पूछी गई है। MN की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज माय सवाल, ठीक है मेरे प्यारे भाई, सभी को समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जिससे। तो ये एक कंसेप्ट है, थ्योरम है, हम ज्योमेट्री में अपने बैच में पढ़ाते हैं कि भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक की चौंच को उसके बॉटम से मिलाया, दूसरे की चौंच को उसके बॉटम से मिलाया, यहां पे काट रहे हैं, यहां से पैरेलल लाइन खींच ली, तो ये जो MN है मेरे प्यारे, जो MN है वो कितना होगा, ये दोनों लेंथ आपको पता होनी चाहिए 5 और 3, तो 5 गुणा 3 बटे 5 प्लस 3, ये शॉर्टकट है, 5 गुणा 3 बटे 5 प्लस 3, सीधा याद होना चाहिए AB अपॉन A प्लस B। अगर ये A है, ये B है, तो MN जो होगा A, यहां पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की बजाय अगर तीनों लाइन पैरेलल भी होती, नॉर्मल पैरेलल भी होती, तो भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता कि भाई 2 लाइन पैरेलल हैं, ऐसे मिलाया गया क्रॉस वे में, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से एक पैरेलल लाइन खींची गई है, तो MN की लंबाई 5 × 3 अपॉन 5 प्लस 3 15 बटे 8 सेंटीमीटर, और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा MN की लंबाई 15 बटे 8। बात खत्म, ये सवाल था। असली जो सवाल है वो इसके आगे है मेरे दोस्तों, बताएं असली जो सवाल है वो इसके आगे है, ये बताओ जी क्या आंसर है। बोला है, मान लीजिए कि 2 समांतर रेखाखंड PQ 5 RS 3 है, मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन, ये जो है पैरेलल लाइन से PQ 5 और RS 3, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन AB पर परपेंडिकुलर है, जैसा चित्र में दिखाया गया, PS और QR का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 5 है, ये 3 है, इनका PS और QR का इंटरसेक्शन पॉइंट M है। MN QS के परपेंडिकुलर है, यानी कि MN, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई हैं। तो बोला गया है, क्या पूछा गया है, क्वाड्रिलेटरल PQNM और क्वाड्रिलेटरल RSNM के एरिया से रेशियो क्या है। यहां पे 2 चतुर्भुज बन रहे हैं मेरे दोस्तों, 2 चतुर्भुज बनने का गौर से देखा जाए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQNM और ये जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी कौन सा नाम है इसका, RSNM, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों। जाहिर सी बात है 5 है 3 है, तो कितना आएगा, 5 3 15, A प्लस B अपॉन A प्लस B, 5 3 15 बटे 8 हो जाएगा MN, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है ना। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर पैरेलल हो, ट्रेपेजियम होता है, वो जो है ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल साइड A और B हैं, इनके बीच की दूरी h है, इनके बीच की दूरी h है, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। यही सवाल की खास बात थी, ऑप्शन भी बड़े खतरनाक से हैं कि यहां ये दोनों ट्रेपेजियम बन रहे हैं। तो PQMN का एरिया क्या आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 5 जमा 15 बटे 8, 5 प्लस 15 बटे 8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये, है ना, ये QN, भाई इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है, पैरेलल साइड के बीच की दूरी तो QN ही आएगी ना, QN बटे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये ट्रेपेजियम बन गया RSNM, इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 3 है, दूसरी 15 बटे 8 है, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे आंसर। और डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, समांतर रेखाएं जो पैरेलल लाइन से RS और MN के बीच की डिस्टेंस कितनी है, NS, ये यानी कि मुझे QN से NS का रेशियो चाहिए, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, QN से NS का रेशियो चाहिए, 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया। बताओ कैसे आएगा, बताइए जी कैसे आएगा। हाँ जी, देखो मेरे दोस्तों, आप किसी भी एक ट्राइंगल पे ध्यान दे लो, राइट एंगल के अंदर, राइट एंगल मतलब सिमिलरिटी, एक बात देखो ना, राइट एंगल के अंदर अगर आप राइट एंगल बनाते हैं तो हमेशा सिमिलरिटी लगती है भाई, आसान सवाल नहीं है बेटा, ये राइट एंगल के अंदर अगर आप राइट एंगल बनाएंगे तो हमेशा सिमिलरिटी बनेगी। 5 है 15 बटे 8 है, ये 5 है 15 बटे 8 है, आप बोलोगे हाँ सर यही है ना, और नीचे ये चल रहा है QNS। अब बताओ यहाँ पे छोटे बड़े जो राइट एंगल है सिमिलर है, मैंने ये बना दिया PQS, मैंने PQS बना दिया, यहाँ पर ये सिमिलर है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या है, अगर मैं रेशियो लूं 5 से 15 बटे 8 का, तो रेशियो बन जाएगा 5 3 15 8 रेशियो 3, 8 रेशियो 3, यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल में, बड़े अगर पूरी साइड 8 है तो छोटे ट्राइंगल में 3 है, ये 3 है मेरे दोस्तों, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, केवल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3, तो कितना बचेगा फिर, 5 बचेगा, ये 5 बचेगा, आप बोलोगे आंसर 5 बचेगा 5, यानी कि QN से NS का जो रेशियो है, ये QN से NS का जो रेशियो है वो 5 रेशियो 3 ही आ जाएगा।
Q1 से NS का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 5:3। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ ना, अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। तो यही मेरे दोस्तों यहां पर सिंपल लॉजिक है कि इन दोनों का रेशियो लूंगा तो 8:5 8:3 आएगा। पूरा 8 है तो 3 है 5 बचेगा। बस अब यहां से कैलकुलेट कर लेना है। 8 पंजे 40 और 15 55 गुणा 5 बटे 8 तो कटी जाएगा, और नीचे 8 तिया 24 24 और 15 39 गुणा 3, तो 55 गुणा 5 275 बटे 39 117 275 बटे 117। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। 2 सवाल हमने आपको कराए। देखो ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा, असली कहानी तो यहां पे जाके है कि इसको कौन कर पाता है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, ऐसे ही कुछ और भयानक सवाल हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर 15, लीजिए जल्दी से। जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। फिर से एक और चित्र बेस्ड सवाल आपके सामने आ गया। निम्नलिखित 2 आइटम पर विचार करें। जैसा कि यहां पे चित्र में दिखाया गया, 2 समान रेक्टेंगल है, ये 2 समान आयत बनाए गए, ABCD और ये DEBF, ये दोनों सेम रेक्टेंगल है। AB 1 है, BC 2 है, तो ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है जी, बताओ जी कैसे होगा सवाल। यहां पे बना दूं मैं चित्र अलग से, दोबारा से बना दूं क्या? दोबारा से बना देता हूं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है और ऐसा ही मेरे दोस्तों एक रेक्टेंगल और है, ये सेम टू सेम। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। जैसा ये है वैसा ही एक रेक्टेंगल और है इस टाइप से, सेम टू सेम। ठीक है बच्चे, अब ये मिला दिया हमने यहां पर और ये मैंने यहां से मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा मजेदार नहीं बना पर बना के रंगे हम, चिंता मत करो आप। जी, अब बताओ, सवाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, ये सवाल मैंने 6 साल पहले ही करवाया था। अगर आप आज मेरी 5-6 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आज भी। ये समझ लीजिएगा, ये ABCD ये बन गया, और ये हो गया F और ये हो गया E। ये दोनों सेम ही रेक्टेंगल है, ऐसे क्रॉस में बनाए गए हैं। AB 1 है, BC 2 है। AB की लंबाई 1 है और ये पूरे BC की जो लंबाई है, BC की जो लंबाई है 2 है। शेडेड एरिया आपको बताना है, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया मेरे दोस्तों आपको बताना है जो बीच में ओवरलैपिंग एरिया है। ओवरलैपिंग एरिया पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम। अब ये सवाल होगा कैसे, सॉल्व ये बताओ। देखो यहां पे आपको 4 राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं कोने में, 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखो, चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कि भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। रेक्टेंगल का हर कोण 90 डिग्री का होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। और जानते हैं दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ये तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल तो तीनों बराबर हो गए। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों जो है यहां पे समान आयत हैं, सेम ही आयत हैं, ABCD और ये DEBF कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, आप बताओ अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर इसकी चौड़ाई 1 है तो इसकी चौड़ाई भी 1 होगी, इसकी चौड़ाई भी तो 1 होगी। तो देखो यहां अल्फा के सामने यहां भी 1 है, अल्फा के सामने यहां भी 1 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड अल्फा के सामने यहां भी 1 है, अल्फा के सामने यहां भी 1 है। तो यानी कि तीनों कोण बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड से अल्फा के सामने यहां भी 1 यहां भी 1। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांग सम। ये 1 है बेटा और इसकी चौड़ाई ये वाली भी 1 ही है। अब बताओ कैसे करें। सोचने के तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लेते हैं। देखो मैंने मान लिया कि ये x है, मान लिया कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की ये निकालनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने मान लिया कि माना ये x है, माना ये x है। अगर ग्रीन एंगल के सामने, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस ग्रीन एंगल के सामने मैंने x मान लिया है तो यहां ग्रीन एंगल के सामने ये भी x हो जाएगा, ये भी x ही हो जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। भाई आयत की लंबाई तो 2 है, आयत की लंबाई तो 2 है, BC 2 है। अगर आपका BC 2 है ना, तो ये भी 2 ही होगा। दोनों आयत से में दोनों की लंबाई बराबर है, 2 होगा, ये x है। तो कितना बचा, 2 - x बचा। ये भी साइड की लंबाई भी 2 होगी, ये x है, तो कितना बचा, 2 - x। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस लगाओगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2 - x स्क्वायर। ये आपको लगाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, बिना x आपको हवा नहीं मिलने वाला हवा में। तो 1 बराबर देखो यहां से x स्क्वायर कट जाएगा, 4 - 4x। तो ये 4x बराबर आएगा 4 - 1, 3x की वैल्यू 3/4 आ गई। x का मान 3/4 आ गया, 3/4। मूल बात को समझे, तो x का जो मान है बेटा वो 3/4 आ गया, 3/4। यानी कि ये जो वैल्यू है यहां पर सॉल्व करने पर ये 3/4 बन गई। मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूं, ये जो वैल्यू है यहां पर ये 3/4 बन गई, 3/4। ये लेंथ यहां से यहां तक की। तो ये लेंथ कितनी है, 2 - 3/4। 2 में से 3/4 घटाओगे, 2 में से 3/4 घटाओगे तो 4 दूनी 8 - 3 5/4 होगी। तो ये हो गया मेरे दोस्तों यहां से 5/4, ये 5/4 हो गया। ठीक है, अब एक है 3/4, 5/4 निकालें किसे कैसे, अब इसके बताइए जल्दी से, फटाफट आपको बताना है। ओवरलैपिंग एरिया देखो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, है ना। कि एरिया होता है, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट। ठीक है ना। अब जैसे 5/4 है, ये 5/4, ये 5/4 आ गया। अच्छा ये बताओ कि ये दूरी कितनी है, या मैं ये दूरी निकाल, इन दोनों के बीच की ये दूरी निकालो, ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो 1 ही है।
ठीक है जी, आप मुझे बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ भी 5/4 आ गई, ये लेंथ भी 5/4 आ गई। वैसे ये भी मेरे दोस्तों एक रोम्बस बन गया, रोम्बस बन गया, ये रोम्बस बन गया। भाई इस रेक्टेंगल की पूरी लंबाई 2 है, इस रेक्टेंगल की पूरी लंबाई 2 है, 2 में से 3/4 घटा दूंगा, 2 में से 3/4 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5/4, ये भी 5/4 आ गया। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि जैसे कोई भी आपके सामने पैरेललोग्राम, इस प्रकार से पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगर इसका बेस ए है ना, तो ये भी ए होगा और इन दोनों के बीच की दूरी h है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है a गुना h, बेस गुना हाइट। तो मैं यहां पे ये नहीं देख सकता कि जो है एक तरीके का रोम्बस बोल दो, पैरेललोग्राम बोल दो, ये बेस इसका 5/4 है, ये भी 5/4 होगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये इनके बीच की हाइट कितनी है 1, तो एरिया क्या आ जाएगा 5/4 गुना 1 यानी कि 5/4 एरिया आ जाएगा, बी ऑप्शन। और भी रास्ते हैं कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों का एरिया घटा लो, ये भी रास्ता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस बात को नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है ना, तो ऐसे देख लीजिए मेरे प्यारे भाई कि पूरे एक एबीसीडी जो रेक्टेंगल है, एबीसीडी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और उसमें से माइनस कर दो ये और ये राइट एंगल। राइट एंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड एक 1 है और दूसरी 3/4 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 - 3/4 5/4, ये भी एरिया निकालने का तरीका हो गया। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 5/4। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी सवाल पर है, सवाल यही है मेरे दोस्तों, इसी पर है क्वेश्चन नंबर 16। ये ओवरलैपिंग एरिया निकाल दो, व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रीजन, नॉन ओवरलैपिंग रीजन का एरिया बताओ, यानी कि जो ओवरलैप नहीं कर रहा, ये नॉन ओवरलैपिंग रीजन का एरिया बताने, तो अच्छा सवाल हो गया। भाई चारों सेम है, ये 90 डिग्री है, जब मैंने पीछे कैलकुलेट किया था तो ये 1 था, ये 3/4 था, जब मैंने पीछे कैलकुलेट किया तो ये साइड 1 थी, ये कितनी थी 3/4, मुझे नॉन ओवरलैपिंग एरिया निकालना है। हो गया, चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है मेरे दोस्तों 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, है ना, 1 × 3/4, तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2, है ना, एक का निकाल के पूरे को 4 से गुणा कर दी, 3/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि है सी ऑप्शन। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई बैच के बारे में। ठीक है, देखो कैरविल एप्लीकेशन पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं कि अब जो भी बैच कैरविल से बच्चा लेके हमारी पढ़ाई करेगा उसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी, 2 साल तक एक ही बैच से बच्चा तैयारी कर सकता है। ठीक है, ये हम सभी बैचेस में कर रहे हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के। जैसे कि जो नए बच्चे हैं, होता क्या है कि बच्चा सिलेबस पूरा करता है, फिर रिवीजन करता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसके पास एक अटेम्प्ट तक और वही बैच रह पाए, इसलिए हम सभी बैच की वैलिडिटी 2 साल कर रहे हैं। हर मंथ में लगभग तीसरे वीक में 20 तारीख के आसपास कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा लाइव बैच आता है। कैरविल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग मेरे दोस्तों 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों ने, जो है 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने लगभग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है और इससे पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ के पास कर चुके हैं ऑलरेडी पेपर्स को। हमारा फेमस बैच 0 to हीरो, जिसमें मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, प्री प्लस मेंस लेवल, जो 7 से 8 महीने चलता है, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ उसमें कवर कराया जाता है। कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहता है, देखो ये तो प्रैक्टिस सेशन है, बैच में ऐसे नहीं पढ़ाते, बैच में इसकी स्पीड आधी हो जाती है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा बताई जाती है, फिर उसके बाद सवाल करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कैरविल एप्लीकेशन पर। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं इस बैच के बारे में बताएं आप। ठीक है, चलो अब यहां पर अगला सवाल आएगा, जो कि है मेरे दोस्तों ये वाला, करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। ये जो सवाल है ये शायद सीडीएस के पेपर 2024 का सबसे अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम दैट फॉलोज। इस डायग्राम पर 3 क्वेश्चन है जो आपको आगे के देखने हैं। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ गिवन ट्राइंगल एट ओ, ये ट्राइंगल का इन सेंटर होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता जाए, इसका जो सेंटर है वो ओ है। वो क्या है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट ओ है। ठीक, हुज रेडियस 2, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इस वाले सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो कितनी है, इस सर्कल की जो रेडियस है टेंट है, ये 2 सेंटीमीटर आपको दी हुई है 2। ठीक, 2 more circle with center at O1 and O2 touches this circle and the 2 sides as shown in figure। 2 सर्कल बनाए गए हैं जिनके सेंटर O1 O2 हैं, ये इन सर्कल को भी टच कर रहे हैं और इस ट्राइंगल की साइड्स को भी, त्रिभुज की भुजाओं को भी टच कर रहे हैं। फर्दर MA से MC का रेशियो 2:3 है। भाई ये जो इन सर्कल है हाइपोटेनस को M पे टच कर रहा है और इस MA से MC का जो रेशियो है वो 2:3 है। MA से MC का रेशियो 2:3 है। तो आपसे पूछा गया है AB प्लस BC किसके बराबर है, AB प्लस BC किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया, AB प्लस BC। ठीक है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम पूछा गया है। देखो बेटा, आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट खींचे जाते हैं तो पहली बात तो उनकी लंबाई सेम होती है। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब ये रेशियो 2:3 है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 2x होगा तो 3x होगा। अब बताओ, सर्कल के बाहर पॉइंट ए से ये टेंजेंट है 2x, तो ये टेंजेंट भी तो यहां से यहां तक की 2x होनी चाहिए, 2x। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ये देखो, सर्कल के बाहर पॉइंट सी से इस इन सर्कल पर ये टेंजेंट CM 3x है, तो सर्कल के बाहर पॉइंट सी से यहां तक ये टेंजेंट यहां सर्कल को यहां पे टच कर रही है, ये भी तो 3x ही होनी चाहिए, 3x। आप बोलोगे हैं सर। भाई इस इन सर्कल की रेडियस 2 बोला है, तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, ये भी 2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो ये कोने में क्या बनता है हमेशा स्क्वायर। ये रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो कोने में हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके, समझ में बात, एक सेकंड। हाँ जी, तो यहां जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का आप इन सर्कल खींचोगे तो कोने में जो बनता है ना वो हमेशा स्क्वायर बनता है। वो ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। अगर चारों एंगल 90 डिग्री के तो हमें सामने भुजा बराबर ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, इसके सामने ये भी 2 हो जाएगा। तो ये साइड कितनी बन गई, AB, AB बन गया 2x + 2, AB बन गया जी 2x + 2, यानी कि AB बन गया ट्वाइस ऑफ x + 1। ये AB की लेंथ आ गई AB। ठीक है, इसी तरीके से BC कितना बन गया,
बीसी की लेंथ आ गई मेरे प्यारे भाई, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एबी की जो लेंथ है वो हो गई 2x+2, बीसी की जो लेंथ है वो बन गई 3x+2, 3x+2, और ये जो हाइपोटेनस है एसी ये बन गया 2x+3x 5x। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप जो है x की वैल्यू निकालो। इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। क्या आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से नहीं निकाल सकते x का मान? अगर यहां पे ab प्लस बीसी पूछा, इन दोनों का योग पूछा है, आंसर इंटीजर है तो हो सकता है x की वैल्यू भी इंटीजर हो, और बहुत बड़े आंसर नहीं है। x 1 सेटिस्फाई कर रहा है? एम में से एमसी का रेशियो 2-3 है, 2x से 2+2 है, 3x+2 है, ठीक है जी। और एसी कितना है मेरे दोस्तों? एसी आपका 5x है, 2x+3। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 5, ये 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये आपका 8 और ये 10 सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 2 रखने पर संतुष्ट हो रहा है। अगर मैं x का मान 2 लेता हूं तो ये भुजा हो जाएगी 2 दूनी 4 2 6, ये भुजा हो जाएगी 2 3 6 2 8 और ये भुजा हो जाएगी 10, और 6 8 10 पाइथागोरस इंटरप्लेट है। 6 स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 6 8 10 पाइथागोरस इंटरप्लेट है। तो बेटा मैंने यहां से हिट एंड ट्रायल करके चेक कर लिया, ठीक है। वैसे भी पहले मैंने 3 4 5 चेक किया था, नहीं बनी थी, फिर 6 8 10 पे चेक किया, तुरंत सेट हो गया। यानी कि ए बी 6 है, बीसी 8 है, ए बी प्लस बीसी कितना है? 6 8 14। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ए बी प्लस बीसी 6 8 14। तो ये सवाल आसान था, आगे चलेंगे। अब इस पर मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा। ये दूसरा सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने पूछा है, व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर एट O1। देखो ऐसे दो सवाल है, ये सवाल 18 और ये सवाल 19, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको एक करवाऊंगा 19वां, मुश्किल वाला मैं करवाऊंगा और आसान वाला जो है वो आप करिएगा, ठीक है जी। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, गजब का सवाल आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है ना तो आपका बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। जैसे भाई ये ये एक एंगल है, एक एंगल है। अब इसके अंदर सर्कल बनाया गया, सर्कल, ये सर्कल बनाया गया। अब एक और सर्कल यहां पे बनाया गया इस प्रकार से, एक और सर्कल, ठीक है। ये दोनों सर्कल इस प्रकार से हैं कि दोनों एक दूसरे को यहां पे टच करते हैं, ये टच करते हैं। ये इन दोनों सर्कल के सेंटर है मेरे दोस्तों। सर्कल का सेंटर है O1, ये सर्कल का सेंटर है O2, और यहां पे मेरे दोस्तों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एंगल की चौंच है। तो अगर किसी एक ही कोण के अंदर, अगर किसी एक ही कोण के अंदर दो सर्कल बनाए जाते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, तो उन सर्कल के सेंटर्स, ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल की चौंच, ये सीधी रेखा में होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी मेरे दोस्तों। पहली बात तो आपको समझना है। और ऊपर नीचे सेम एंगल बनेगा, अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा भी बनेगा, हाफ हाफ होगा। अगर इस सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों R1 है, R1, इस सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों R2 है, इस सर्कल की रेडियस R2 है, तो इस सर्कल की रेडियस R2 है, तो देखो ये हाफ ऑफ एंगल, ऊपर थीटा नीचे थीटा, कंसेप्ट है। R1 से R2 का जो रेशियो होगा, R1 से R2 का जो रेशियो होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा होगा। R1 से R2 का जो रेशियो होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इतना गजब का, इतना शॉर्टकट आंसर देने वाला कंसेप्ट है जिसकी कोई हद नहीं। R1 से R2 का जो रेशियो होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अगर किसी एक ही एंगल के अंदर दो सर्कल बनाए जाते हैं, ये हाफ एंगल, तो उन दोनों सर्कल के सेंटर टचिंग पॉइंट चौंच सीधी रेखा में होगी, ऊपर थीटा नीचे थीटा। R1 से R2 का रेशियो 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, ठीक है। कभी भी कोई भी ऐसी फिगर आए, हर फिगर में मेरे दोस्तों ये चित्र, ये जो है काम करेगा, ये कंसेप्ट हर फिगर में कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। सवाल पूछा व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर एट O2। सवाल पूछा गया है कि सेम डायग्राम है, सेम डाटा है, ये जो सर्कल है जिसकी सेंटर O2 है, इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस आपको बतानी है, ठीक है बेटा। इसकी रेडियस मेरे दोस्तों आपको बतानी है, जिसका सेंटर O2 है, इसकी रेडियस आपको बतानी है, और आप इतनी जल्दी निकाल सकते हो जिसकी कोई हद नहीं। आपको यहां पे बताया गया मेरे प्यारे भाई, इस सर्कल की जो रेडियस है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो इन सर्कल है, इन सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई, ये 2 है, ये 2 है, और मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। मैंने इसको जो है R मान लिया, R, ये मुझे R निकालना है। आप ये बात जानते हैं कि एंगल देखो, एंगल सी को देखो, एंगल सी के अंदर दो सर्कल बनाए गए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये थीटा होगा मेरे प्यारे भाई तो ये भी हाफ थीटा होगा। मैंने अभी अभी निकाला था, पिछले सवाल में ही मैंने कैलकुलेट करके निकाला था कि भाई ए बी 6 है और बी सी 8 है, ये निकाला था मैंने। इस साइड ए बी की जो लंबाई है 6 है और साइड बी से सी तक की जो लेंथ है मेरे दोस्तों वो 8 है, ये 8 है। मुझे R निकालना है। अगर मुझे इस एंगल का थीटा पता लग जाए, अगर मुझे इस एंगल का थीटा पता लग जाए, साइन थीटा पता लग जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरी जिंदगी का मकसद केवल साइन थीटा पता करना है, कैसे भी करके साइन थीटा पता करिए। ये साइड 6 है, ये 8 है ना। आप ये भूल जाओ कि ये कोई सर्कल भी है, अब दूसरे सर्कल को कतई भूल जाओ, इसको अपने आप को डिस्टर्ब मत करने दो, ये नहीं है कुछ भी, केवल आप O2 पे ध्यान दीजिए। देखो वही चित्र बन गया कि एक एंगल के अंदर दो सर्कल बने, टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस 2 है, इसकी R है, ये हवा हो जाएगा थीटा थीटा। अगर मुझे साइन थीटा पता लग गया तो मैं फॉर्मूले से आसानी से कर लूंगा। साइन थीटा पता करने के कई तरीके हैं, सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, बट मेरे प्यारे भाई, ये थीटा थीटा पूरा एंगल तो 2 थीटा हो गया ना। अभी ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना है 10। अगर मैं यहां से आपसे cos थीटा निकालने के लिए कहूं, cos 2 थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा बेस बटे हाइपोटेनस 8 बटे 10। थीटा थीटा 2 थीटा, cos थीटा आ जाएगा बेस 8 हाइपोटेनस 10, 8 बटे 10, यानी कि 4 बटे 5। तो cos 2 थीटा यहां से 4 बटे 5 आ गया। लेकिन हमको cos 2 थीटा ही क्यों निकाला? आप जानते हैं cos का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन थीटा आसानी से निकल जाएगा। 4 बटे 5 जब इधर आएगा, 1 माइनस 4 बटे 5 1 बटे 5, 1 बटे 5 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा आ जाएगा जी 1 बटे 10 का अंडर रूट 1 बाई रूट 10। तो यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 बटे रूट 10 आ गई। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके साइन थीटा निकाले, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके। बात को समझे?
कि भाई ये साइड पता है, ये पता है, ये पता है, cos टू थीटा निकालो। cos से सबसे आसान है, cos टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मुझे पता चल गया। अब ये रेडियस मुझे निकालनी, r है, ये 2 है, तो बेटा r1 से r2 का रेशियो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 बटे रूट 10 अपॉन 1 प्लस 1 बटे रूट 10। तो स्मॉल r बराबर आ गया भी 2 के उधर गुणा रूट 10 माइनस 1 बटे रूट 10 प्लस 1, रूट 10 माइनस 1 बटे रूट 10 प्लस 1। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, छोटे से बड़े सर्कल के रेडियस का रेशियो। ओके, मुझे लगता है कि ये बात तो हर बच्चे को समझ में आई होगी यहां तक। असली कहानी इसके आगे शुरू होती है कि इस सवाल के जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों, इस सवाल के जो ऑप्शन है वो रेशनलाइजेशन करके दिए हुए थे। इस सवाल के जो ऑप्शन है वो कैसे दिए हुए हैं, रेशनलाइजेशन परिमेय करके दिए हुए हैं। तो रेशनलाइजेशन कर लेंगे, नीचे रूट 10 प्लस 1 है तो ऊपर नीचे रूट 10 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्मॉल r बराबर क्या आ जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 माइनस 1 9, ऊपर 2। रूट 10 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 10 11 माइनस 2 रूट 10, 11 माइनस 2 रूट 10, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस 4 रूट 10 बटे 9। ये इस O2 वाले सर्कल की रेडियस आ गई O2 की। अगर कोई बच्चा हमसे कैरुअल एप्लीकेशन पर पढ़ा है जीरो टू हीरो बैच में, तो मैंने यहां पर सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन, सेम। शायद आपको किसी दूसरे टीचर की शीट में सेम सवाल ना मिले, पेड बैच में सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, मैंने इसी तरीके से सॉल्व करवाया है। ये तरीका ऐसा कि कभी फेल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता, कुछ भी दे दे आपको। सिमिलरिटी में आपको हर बार अलग हिसाब लगाना पड़ता है। तो त्रिकोणमिति करोगे, ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, ये फॉर्मूला केवल है ना। अगर एक एंगल के अंदर दो सर्कल बनाए जाते हैं, r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। मैंने साइन थीटा निकालने पर फोकस किया, आप साइन थीटा सिमिलरिटी से भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, साइन थीटा जैसे यहां तो मैंने ये करके निकाला, और भी आसान तरीका है साइन थीटा निकालने का। देखो ध्यान से देखो, ये पूरी साइड 8 है, ये 2 है, ये कोने में स्क्वायर बनेगा तो ये भी 2 हो जाएगा, कोने में स्क्वायर बनेगा ये भी 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ये 6 आ जाएगा। अभी छोटे वाले राइट एंगल को देखो, छोटे वाले राइट एंगल को, छोटे वाले राइट एंगल को देखो, ये साइड 2 है, ये 6 है और ये थीटा है। तो यहां से tan थीटा आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, tan ही मुझे पता है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 2 है और बेस आपका 6 है, tan थीटा 2 बटे 6 1/3। तो tan थीटा यहां से 1/3 आ गया। sin थीटा आपने निकाल लिया मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1 बटे रूट 10, और भी जल्दी निकल गया। ठीक है, तो sin थीटा पता लगती है, आपका सवाल आगे आगे उड़ेगा हवा में। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे हम, भयंकर लेवल का सवाल, सवाल ऐसा जो खोपड़ी में दर्द कर दे बच्चों की। ठीक है ना, ये सवाल ऐसा है जो बच्चों को परेशान करने के लिए जबरदस्ती पेपर में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल करने लायक है ये, ऐसा नहीं है बेटा अब जब प्रीवियस ईयर का सवाल है तो करना तो पड़ेगा ही। अरे इसके ऊपर चिपक गया क्या जाके, चलो बताइए जी, सवाल पढ़ो। अगले 3 प्रश्नों पर विचार करें। O1 O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को छूते हुए 9 और 8 सेंटीमीटर भुजा के आयत के अंदर बने हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। दोनों सर्कल के एरिया का सम क्या है? तो भाई साहब ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी भुजाएं हैं 9 और 8, आयत है जिसकी भुजा 9 और 8 है। कौन सा 9 होगा, कौन सा 8 होगा? आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये इस सर्कल का डायमीटर है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई भी है ना। तो चौड़ाई से ज्यादा बड़ी है लंबाई, देखो ये लेंथ जो है स्क्वायर के इस सर्कल के व्यास से बड़ी है लंबाई, यानी कि लंबाई 9 होगी, ये लंबाई होगी 9 और इस आयत की चौड़ाई 8 होगी। अगर आयत की चौड़ाई 8 है तो आप ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस 4 हो जाएगी। क्यों भाई साहब? क्योंकि इस सर्कल का व्यास भी 8 होगा तो इसकी रेडियस 4 हो जाएगी। हमारा मकसद जो है केवल इस सर्कल की रेडियस निकालने, सर्कल की रेडियस को मैंने r दे दिया नाम, मुझे इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, इसकी तो पता ही चल गई। अब बताओ कैसे निकलेगी इसकी रेडियस? हाँ जी, इस सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी? देखो सोचने के और करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम होगी। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 4 है, तो इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी रेडियस का सम होगी r + 4। दिखाई दे रहा है? आप यहां से पैरेलल लाइन खींचो, समांतर रेखा खींचो, समांतर रेखा, अगर ये स्मॉल r है तो ये लेंथ भी स्मॉल r होगा, ये पूरी 4 है, इस वाले सर्कल की रेडियस 4 है, तो कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 4 - r होगा, 4 - r, ये 4 - r होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ साफ? अच्छा ये बताओ कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये वाली जो लेंथ है ये बताओ जरा, ये लेंथ है ये कितनी है? नहीं पता भाई साहब। आप देख सकते हैं कि इस सर्कल की ये रेडियस 4 है, इस सर्कल की ये रेडियस 4 है, इस छोटू सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, पूरा 9 है, तो कितना बचा भाई? 4 5 9 होता है, तो 4 5 9 होता है, ये बचा 5 - r, ये 5 - r आ गया, 5 - r, 5 - r। तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया है भाई। तो 4 - r का स्क्वायर प्लस 5 - r का स्क्वायर बराबर 4 + r का होल स्क्वायर। यहां से मुझे सॉल्व करके r का मान निकालना है। ठीक है ना भाई, इस पूरे आयत की लंबाई 9 है, ये 4 है, यार ये कितना बच जाएगा? 5 - r। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो आ जाएगा। ठीक है जी, यहां से पैरेलल लाइन खींची थी, r है तो ये भी r हो जाएगा, इसके सामने पूरी 4 थी, 4 - r, सेंट इसकी रेडियस 4 है, इसकी r है, तो सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम। आप इसको सॉल्व करो, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि स्मॉल r बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट, 4 - 1 3, 5 - 1 4, 4 1 5, 3 4 5 सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रिपलेट कर रहा है कि नहीं? बोलो, r बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है 3 4 5, यानी कि स्मॉल r 1 है। ये एक तरीका हो गया करने का। अगर आप ये तरीका नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको दूसरा भी सिखा रहा हूं। ठीक है ना, इस सवाल को सोचने का एक दूसरा तरीका और भी है, वो भी सोचो जरा आप मुझे बताओ,
मुझे इस सर्कल की रेडियस निकालनी है स्मॉल आर, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है स्मॉल आर, इस सर्कल की रेडियस है 4। आपको पता है जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं बाहर से, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई है वो होती है 2√r1r2, 2√r1r2 होती है 2√r1r2। बोलो हाँ, यही होती है। दो सर्कल बाहर से टच करते हैं तो ठीक है बेटा। देखो कमजोर बच्चों के लिए सवाल कतई बनाया गया, ना ही वो कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो ये 4 है, ये स्मॉल आर है, तो ये लेंथ कितनी बची फिर 5 - r। और ये लेंथ है क्या बेटा, ये लेंथ है क्या, ये जो लेंथ है ये दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही तो है। दोनों सर्कल के दोनों सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही तो है 5 - r। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है 2√r1r2। एक सर्कल की रेडियस r है, दूसरे सर्कल की रेडियस 4 है। एक सर्कल की रेडियस r है, दूसरे रेडियस की सर्कल 4 है, तो 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। तो 5 - r बराबर 4√r। ये बन गया बेटा, इक्वेशन बन गई। ए बी दो सर्कल अगर बाहर से टच करते हैं, एक्चुअली टच करते हैं, तो उनके जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2√r1r2। देखोगे यहां से r बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा तरीका r बराबर 1। यानी कि एक सर्कल की रेडियस 4 आ गई, दूसरे की रेडियस 1 आ गई, दोनों के एरिया का रेशियो पूछा। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, दोनों की यहां पे एरिया का सम आएगा 16 17 पाई, 17 पाई। सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 17 पाई। बढ़िया सवाल था, दो तरीके से मैंने आपको करना बताया। ये लेंगे अगला क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने अगला, ये बताओ जल्दी से। O1 O2 पर O1 O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को छूते हैं 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाएं वाले एक आयत के अंदर रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, सेम डायग्राम बेटा मैंने पता कर लिया कि इसकी रेडियस 4 है और इसकी रेडियस 1 है। ये मैंने पता कर लिया है ऑलरेडी, इसकी रेडियस 4 है और इसकी रेडियस 1 है, डायग्राम मुझे पता है। और ये रेडियस जो आ जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 9 था तो कितना आ जाएगा 4, ये भी 4 आ जाएगा, 4 ये भी 4 आ जाएगा, 4 4 8 1 9। इसकी रेडियस 4, इसकी रेडियस 1, कोने में स्क्वायर बनता है ना, 4 1 5 4 9, ये भी 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछा कौन थीटा के संबंध में कौन सा सही है। एंगल थीटा की रेंज आपको पता करनी है, एंगल थीटा की रेंज पता। एंगल थीटा की रेंज क्या होगी, ये एंगल थीटा है, तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो आप ये बात जानते हैं कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही हो जाएगा, अगर ये 1 है तो इसके सामने की ये वाली लेंथ भी 1 ही हो जाएगी। अगर इस सर्कल की रेडियस 4 है, अगर इस सर्कल की रेडियस 4 है तो ये लेंथ कितनी बचेगी 3 बचेगी, 3 बचेगी कि नहीं। ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी बचेगी 3, और इसके सामने की ये। बताओ इस एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इस थीटा के लिए थीटा, इस थीटा के लिए सामने वाली साइड 4 है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो इसे tan थीटा निकाल सकते हैं 4/3। tan थीटा 4/3। वैसे जरूरत क्या है, 90 है, 3 है 4 है 5, ये 3 4 5 ट्रायंगल बन गया, 3 4 5 ट्रायंगल बन गए यहां पर, ठीक है ना। और देखो 3 4 5 एक बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल है, बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल। मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर 3 4 5 आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो इस समकोण त्रिभुज तो होगा। थीटा के जो 3 के जो सामने ये लगभग एंगल 37 डिग्री का होता है, 37 डिग्री का, और 4 के सामने जो एंगल है लगभग 53 डिग्री का होता है, अप्रॉक्स 53 डिग्री का। मेरे दोस्तों आप टेबल से रेंज चेक कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का इस्तेमाल करके, पर ये ध्यान रखिएगा 3 4 5 में समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री, 3 के सामने का एंगल लगभग 37 डिग्री होता है, 37 53 90 ट्रायंगल होता है, 37 53 90। तो यानी कि ये 4 है, 4 के सामने के जो एंगल है थीटा, ये अप्रॉक्स 53 डिग्री आएगा, और 53 जो होगा वो 45 और 60 के बीच में होगा। सी ऑप्शन आंसर है, सी। 3 4 5 ध्यान रखिएगा, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 के सामने की भुजा, 3 के सामने का कोण 37 डिग्री और 4 के सामने का कोण लगभग 53 डिग्री। एग्जैक्ट नहीं है, ये भी अप्रॉक्स है, 37 53 90 ट्रायंगल होता है ये। गजब का सवाल था मेरे दोस्तों, करके आपको मजा आया होगा। ओके, सवाल नंबर 21 के बाद अब हम करेंगे सवाल नंबर 22। 4.25 मीटर लंबा और 3.4 मीटर चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता जिसे समान आकार के चौकोर टुकड़ों में काटा जाना है। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस ऑफ लार्जेस्ट साइड कैन बी कट फ्रॉम द प्लैंक। लार्जेस्ट साइड के कितने हम ऐसे स्क्वायर पीस काट सकते हैं, यदि कोई वेस्टेज अलाउड नहीं है कि लकड़ी के जो ये तख्ता है इसका जरा सा भी हिस्सा बर्बाद ना हो। ध्यान सुनिएगा, हमने इसकी एक शॉर्ट्स भी बनाई थी अलग से कि भाई जैसे लकड़ी का एक मेरे प्यारे भी तख्ता है, इसकी लंबाई 4.25 मीटर है, चौड़ाई 3.4 मीटर है। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, ऐसी रहने तो छाप किया। 4.25 मीटर को मैं लिख सकता हूं 425 सेंटीमीटर, और 3.4 मीटर को मैं लिख सकता हूं 340 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब इससे मुझे समान साइज के छोटे छोटे स्क्वायर पीस काटने हैं और इसका कुछ भी एरिया जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा कितने मैक्सिमम साइज के स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं। देखो मेरे दोस्तों, स्क्वायर की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि मुझे जो स्क्वायर पीस काटने पड़ेंगे वो ऐसे काटने पड़ेंगे जो लंबाई पर भी पूरी तरीके से फिट बैठ जाए, इस तरीके से, जो लंबाई पर भी पूरी तरीके से फिट बैठ जाए बच्चों, ओके, और इस तरीके से चौड़ाई पर भी पूरी तरीके से फिट बैठ जाए, चौड़ाई पर भी पूरी तरीके से फिट बैठ जाए, इस तरीके से मुझे बनाने पड़ेंगे। यानी कि मुझे स्क्वायर पीस की जो भुजा है वो ऐसी लेनी पड़ेगी जो 425 से भी कट जाए और 340 से भी कट जाए और बड़ी से बड़ी हो। यानी कि मेरे दोस्तों इनका HCF, मुझे स्क्वायर पीस की जो साइड है जो मैं चौकोर टुकड़े काटूंगा उसकी भुजा ऐसी लेनी होगी तो 425 को भी डिवाइड कर दे और 340 को भी डिवाइड कर दे और बड़ी से बड़ी हो। तो यानी कि इनका HCF लेना पड़ेगा। समझ में आया? बताओ तरीका क्या है HCF लेने का। यहां मेरे दोस्तों इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 60 25 85। क्या 85 को भाग दे रहा है 5 बार? हाँ जी भाग दे रहा है। 85 को भाग दे रहा है 4 बार दे रहा है, यानी कि 85 HCF आ गया। यानी कि मुझे स्क्वायर पीस की जो साइड है वो 85 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस की भुजा लेनी पड़ेगी। लेकिन सवाल में एक्चुअली पूछा क्या है कि कितने स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो आयत है इसकी लंबाई 425 है, चौड़ाई 340 है, तो इस पूरे आयत का एरिया कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये पूरे आयत का टोटल एरिया आ गया। टोटल
बात ही समझ में, आप बोलोगे सर टोटल एरिया, स्क्वायर की चार भुजाएं बराबर होते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर जो हमने इससे स्क्वायर पीस काटा है, स्क्वायर की भुजा 85 सेंटीमीटर आई है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, एक स्क्वायर का एरिया आएगा 85 का वर्ग, यानी कि 85 का स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं? अगर मैं टोटल एरिया को एक स्क्वायर के एरिया से भाग दे दूं तो ये पता लग जाएगा कितने स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 85 से 425 5 बार कटेगा, 85 से 340 4 बार कटेगा, तो 5 चौक 20 यानी कि टोटल 20 स्क्वायर पीस मैक्सिमम साइज के इससे काटे जा सकते हैं। 20 आंसर है और 20 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है बेटा, और ये जो सवाल है ये यूपीएससी वालों ने गलत बनाया था, इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, यानी कि सभी को इस क्वेश्चन के फ्री के नंबर मिलने हैं। ठीक है, मैंने जब इसकी शॉर्ट्स बनाई थी तो मैंने वहां पे ऑप्शन ठीक करके सवाल सॉल्व करवाया था। और नहीं बात, तो कभी कभी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी ऑप्शन सेट करने में गलती कर देते हैं, शायद उन्होंने 20 का वर्ग कर दिया होगा 400, या उन्होंने क्या किया, लेकिन सवाल का सही आंसर जो है वो 20 है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना ये चीज करे हुए कि आप पहले इनका एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 85। जब भी ऐसा सवाल 85 एचसीएफ आएगा, 85 से 425 को भाग दो 5 बार जाएगा, 85 से 340 को भाग दो 4 बार जाएगा, और यही मेरे दोस्तों स्क्वायर पीस बनेंगे 20। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। आगे चलते हैं। मान लीजिए 1000 की राशि पर 3 साल के एंड में 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज x है, और 1000 की राशि पर 3 साल के एंड में 11% की दर से सिंपल इंटरेस्ट y है। x y में क्या डिफरेंस है भाई? 10% तो मेरा सगे वाला है, जाना पहचाना रेट है। 1000 रुपए पर 3 साल में 10% की दर से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 का सक्सेस 33.1%। और आप मुझे बताओ कि 1000 रुपए पर 3 साल में 11% की दर से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? अगर 1 साल में 11% है तो 3 साल में कितना मिलेगा? 11 या 33%। 11 या 33% आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा है एक्स और वाई में डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0.1% का डिफरेंस आएगा। प्रिंसिपल सेम है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का 0.1% कितना आ जाएगा? यानी कि 1 रुपए, और 1 रुपए सवाल का आंसर है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 10 की 0.1 में गुणा करूंगा 1 रुपए आ गया। तो ये इजी सवाल था मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलेंगे, यह सवाल नंबर 24 आपके सामने प्रोपोर्शनलिटी वाला, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सवाल सीडीएस 2023 में भी आया था, ऐसा सवाल सीडीएस 2022 में भी आया था, और ऐसा सवाल एसएससी में भी आने लग रहा है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, और अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी पे। चलो, बोला है यदि पी स्क्वायर, इफ पी स्क्वायर वेरीज एज आर एंड क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? सवाल में यह बोला है कि पी स्क्वायर जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी स्क्वायर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी स्क्वायर वेरीज एज आर, और क्यू स्क्वायर भी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पी और क्यू अलग अलग क्वांटिटी है। प्रोपोर्शनल का मतलब है, अगर सवाल में ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर वेरीज एज आर, इसका मतलब है आर जिस रेशियो में चेंज होगा पी स्क्वायर भी उसी रेशियो में चेंज होगा, आर जिस रेशियो में चेंज होगा पी स्क्वायर भी उसी रेशियो में चेंज होगा। मेरे प्यारे दोस्त समझ में आई? तो पी स्क्वायर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू स्क्वायर भी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला स्टेटमेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, क्या सही है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, ये वाला सही है। पहला जो है मेरे दोस्तों ये एकदम सही है। देखो बेटे, अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊं तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाते हैं। कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज मैंने k1 ले लिया, k1 एक कांस्टेंट है, k1 r, ठीक है ना। यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा मेरे प्यारे भी, तो कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाएगी r। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आएगा k1 प्लस k2 r, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। अब k1 अगर k1 k2 कांस्टेंट है, k1 k2 नियतांक हैं, फिक्स वैल्यूज हैं, कांस्टेंट है, तो k1 प्लस k2 भी कांस्टेंट ही होगा, k1 प्लस k2 भी कांस्टेंट होगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिपेंड किस पे कर रहा है? केवल r पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे दोस्तों? r के। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे तीसरी बात भी देख लो, जल्दी से देख लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, ये बात भी सही है भाई। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो यहां बस प्लस कीजिएगा, क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर k1 k2 कांस्टेंट है तो k1 k2 का डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? r पे ही डिपेंड करेगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी r के ही प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो पहली और तीसरी बात तो एकदम सही है। दूसरी देखो, पी क्यू वेरीज एज आर, पी क्यू मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर, और बराबर क्या आएगा? k1 k2 r गुणा r स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट लूंगा दोनों तरफ से तो पी क्यू बराबर क्या आएगा? पी क्यू बराबर आएगा अंडर रूट k1 k2 r। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई बाई r। अगर k1 k2 कांस्टेंट है, k1 k2 कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी, k1 k2 का अंडर रूट। अभी 5 3 कांस्टेंट नंबर इनकी गुणा करके जोड़ो तो भी एक फिक्स वैल्यू आएगा, कोई वेरिएबल तो बन नहीं जाएगा ये। नहीं कि पीक्यू का प्रोडक्ट भी किस पे डिपेंड कर रहा है? पीक्यू का जो प्रोडक्ट है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीक्यू वेरीज एज आर, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? अच्छा सवाल था बेटा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट बोला है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 20 और 50% बढ़ जाती है, घनाभ के आयतन में परसेंटेज वृद्धि क्या है? भाई घनाभ का जो आयतन होता है, जो घनाभ का वॉल्यूम होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये है घनाभ की लंबाई 10% बढ़ गई, 10% कितना होता है? 1/10। चौड़ाई 20% बढ़ गई, 20% कितना है? 1/5। ऊंचाई कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों? ऊंचाई 50% बढ़ गई, 1/2। फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं। घनाभ की लंबाई 10% बढ़ गई, 1/10, यानी कि लंबाई 10 से 11 हो गई। चौड़ाई 20% बढ़ गई, 1/5, 5 से 6 हो गई। हाइट 50% बढ़ गई, 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गई। 2 3 6 कट जाएगा, तो 1199/50, या फिर काटो मत, ऐसे रहने दो। नीचे क्या रहेगा? 100 रहेगा, 5 दूनी 10, 100, ऊपर 11 गुणा 18 198। यानी कि अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर पहले 100 था, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो अब 100 से बढ़ के 198 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया घनाभ का? 98%। घनाभ का आयतन 98% बढ़ गया। सी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कि आपको यह सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप XYZ सक्सेसिव के फॉर्मूला से भी सवाल को बना सकते हैं।
तो बेटा ये था आपका सीडीएस का कंप्लीट बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दो पार्ट में मैंने आपको कराया। पहला पार्ट जिसमें वो सवाल थे जो फ्यूचर ईयर में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरे पार्ट में वो सवाल हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखोगे भी, जो थोड़े नए हैं और बच्चों को आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों।